हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग कैलकुलेट करेंगे अल्फ़ा की वैल्यू इन एमबी डिस्ट्रीब्यूशन। बेसिकली हम लोग करने क्या वाले हैं, अल्फ़ा जो एमबी डिस्ट्रीब्यूशन यानी मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो आपका क्या होता है, मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन एमबी डिस्ट्रीब्यूशन का एन आई इज इक्वल टू जी आई अपॉन ई टू द पावर अल्फ़ा प्लस बीटा एप्सिलन आई। ओके, इतना होता है। तो इसमें जो ये अल्फ़ा है इसकी वैल्यू कितनी है ये हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं। ओके, तो इसकी वैल्यू जो आएगी बेसिकली ये आएगी इतना, और इसको हम लोग डिराइव करेंगे। सबसे पहले डिराइव कैसे करेंगे, 1 सेकेंड। ओके, तो मान लो आपके पास ये गैस मॉलिक्यूल है यहाँ पे, क्योंकि एमबी डिस्ट्रीब्यूशन क्लासिकल पार्टिकल के लिए लागू होता है। ये गैस मॉलिक्यूल्स हैं। अब गैस मॉलिक्यूल में कुछ का मोमेंटम, कुछ हो सकता है रुके हो, कुछ हो सकता है बहुत स्पीड में हो, कुछ हो रहा है स्लो चल रहे हो, राइट। तो टोटल जो एन होगा गैस मॉलिक्यूल का, अगर हम उसको निकालें तो वो क्या होगा, P is equal to 0 to infinite NP dP। So NP dP क्या बताएगा, NP dP बताएगा आपको, so this will tell us number of particles having momentum between P and P plus dP। ये हमें बताता है NPDP। ओके, NPDP ये हमें बताता है। तो अगर हमें टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जानना है जो कि कैपिटल एन है, पूरा इसमें कंटेनर में कितना मॉलिक्यूल्स है, उसकी वैल्यू अगर हमें जानना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, मोमेंटम के ऊपर इस टर्म को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सो NPDP हो जाएगा हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैविंग मोमेंटम बिटवीन P एंड P प्लस DP। तो क्वेश्चन उठता है कि NPDP की वैल्यू कितनी होती है। तो हमें पता है कि आयत बॉक्स में या आयत कंपार्टमेंट में जो आपके पास वैल्यू होती है मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन से, वो होती है एन आई इज इक्वल टू जी आई अपॉन ई टू द पावर अल्फा प्लस बीटा एप्सिलन आई। तो इसका मतलब है अगर हम, क्योंकि ये आपका फार्मूला एनर्जी के टर्म में, एप्सिलन क्या है, एनर्जी है, अल्फा बीटा कांस्टेंट है, जी आई क्या है, नंबर ऑफ सेल्स इन आयत कंपार्टमेंट, और एन आई क्या है, टोटल सेल्स यानी एन आई कंपार्ट या आयत कंपार्टमेंट में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे वो कितने होंगे। तो अगर हम इसको ऐसे लिखें एन एप्सिलन डी एप्सिलन, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जी एप्सिलन डी एप्सिलन डिवाइडेड बाई ई अल्फा प्लस बीटा एप्सिलन, है ना। तो ये बेसिकली हमें क्या दे देगा, नंबर ऑफ पार्टिकल। सो दिस विल गिव अस एन एप्सिलन डी एप्सिलन, ये हमें देगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैविंग, के बाद यहां से लिख रहे हैं हैविंग एनर्जी E and sorry not E, it is epsilon and epsilon plus d epsilon। तो अगर इतनी एनर्जी है पार्टिकल की, तो जितने भी पार्टिकल की इतनी एनर्जी इसके बीच में एनर्जी यानी एप्सिलन से लेकर के एप्सिलन प्लस डी एप्सिलन के बीच में है, उनकी संख्या हो जाएगी एन एप्सिलन डी एप्सिलन। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है। तो अब ये निकालेंगे कैसे, तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं, तो हमने यहाँ पे जस्ट रिपीट कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इन एमबी स्टैटिस्टिक्स होता है एन आई इज इक्वल टू जी आई अपॉन ई टू द पावर अल्फा प्लस बीटा एप्सिलन आई। इसमें से हम अल्फा निकालना चाहते हैं, तो हमने लिखा एन एप्सिलन डी एप्सिलन। ये बेसिकली क्या बताएगा, ये बताएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी इन रेंज एप्सिलन एंड एप्सिलन प्लस डी एप्सिलन। तो ये हमें टर्म बताएगा कितने नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी एनर्जी एप्सिलन और एप्सिलन प्लस डी एप्सिलन के बीच में है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग अगर देखें तो एन एप्सिलन डी एप्सिलन हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा जी एप्सिलन डी एप्सिलन, और ये हो जाएगा ई टू द पावर अल्फा प्लस बीटा एप्सिलन, राइट। और फिर ये टर्म ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा ई टू द पावर माइनस अल्फा माइनस बीटा एप्सिलन। और क्योंकि अगर हम मान लें कि जो हमारे पास एनर्जी, पार्टिकल की एनर्जी कितनी है, केवल और केवल काइनेटिक एनर्जी हो, क्यों,
क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं, जंक्शन ये है कि ये वाला पार्टिकल इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा रहा है, ये अपना अपने डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये अपना अपने डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये इधर मूव कर रहा है, कोई इफेक्ट दूसरे पार्टिकल के कारण नहीं होगा। ठीक है, सो हमारे पास आ जाएगा, सो हमने निकाल लिया एन एप्सिलन डी एप्सिलन। तो अगर हम एप्सिलन बेसिकली क्या है, एनर्जी है, लेकिन एप्सिलन इस केस में, हमारे केस में क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। क्योंकि एनर्जी में दो पार्ट होता है, एक होता है काइनेटिक एनर्जी और दूसरा होता है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा, क्यों? क्योंकि पार्टिकल का आपस में इंटरेक्शन नहीं है, वो आप ऐसे ही फ्री मूव कर रहे हैं। तो काइनेटिक एनर्जी बचेगा, ये हो गया जीरो। पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, ये होता है हाफ एम वी स्क्वायर, एम से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपान 2m हो जाएगा, या एम वी हो जाएगा होल स्क्वायर अपान 2m, और एम वी की जगह हम लोग लिख सकते हैं p, तो ये हो जाएगा p स्क्वायर अपान 2m। तो ये हमारे पास एप्सिलन की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये एप्सिलन की वैल्यू अगर हम उठा करके यहाँ सब्सटीट्यूट कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक चीज़ और, जी आई जो है वो क्या था, वो था हमारे पास नंबर ऑफ सेल्स या नंबर ऑफ स्टेट्स आईएथ बॉक्स में। तो जी एप्सिलन डी एप्सिलन क्या दे देगा हमें, नंबर ऑफ स्टेट्स देगा फॉर पार्टिकल। जी एप्सिलन डी एप्सिलन ये नंबर ऑफ सेल्स है, पार्टिकल जिनकी एनर्जी एप्सिलन से लेकर के एप्सिलन प्लस डी एप्सिलन के बीच में है। ठीक है, तो वो दे देगा हमें जी एप्सिलन डी एप्सिलन, इसीलिए हमने यहाँ पे जो ये जी एप्सिलन डी एप्सिलन यूज कर लिया है। ओके, सो एप्सिलन हो गया पी स्क्वायर अपान 2m, या एप्सिलन की वैल्यू यहाँ रख सकते हैं हम लोग, और डी एप्सिलन भी हमें चाहिए, तो डी एप्सिलन यहाँ रखेंगे। तो बेसिकली हम लोग करना क्या चाह रहे हैं, हमने निकाल लिया नंबर ऑफ पार्टिकल इन द एनर्जी रेंज एप्सिलन एंड एप्सिलन प्लस डी एप्सिलन, लेकिन हमें तो चाहिए ये एनपीडीपी चाहिए। तो इसका मतलब अगर इसको एनपीडीपी में कन्वर्ट करना है तो हमें आरएचएस में एप्सिलन की वैल्यू रखनी पड़ेगी इन टर्म्स ऑफ लीनियर मोमेंटम। ओके, सो एप्सिलन इतना हो गया, डिफ्रेंशिएट करेंगे, हमें एप्सिलन चाहिए था, यहाँ पे एप्सिलन मिल गया, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा डी एप्सिलन, और ये पी स्क्वायर अपान 2m है तो इसका डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, फिर डी एप्सिलन इज इक्वल टू 1/2m कॉमन हो जाएगा, और यह आ जाएगा पी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन। पी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन जैसे एक्स स्क्वायर होता है उसका हो जाता है 2x, तो ये पी स्क्वायर है तो इसका हो जाएगा 2p। लेकिन क्योंकि यहाँ पे p के रिस्पेक्ट में नहीं हो रहा है तो एक हमें dp बाद में ऐड करना पड़ेगा। ओके, एक हमें क्या करना पड़ेगा, बाद में dp ऐड करना पड़ेगा। तो अब हम ये वैल्यू एप्सिलन की जो कि है पी स्क्वायर अपान 2m, और डी एप्सिलन की जो कि है सॉरी, सो दिस इज नॉट, हाँ, तो दिस इज p अपान m dp, इसको सब्सटीट्यूट करेंगे तो LHS में तो हमारे पास NPDP हो जाएगा, क्योंकि LHS तो जस्ट फंक्शन बता रहा है कि RHS में कौन सी वैल्यू है। तो यहाँ हो जाएगा आपका GP, और G एप्सिलन D एप्सिलन को हम रख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ GPDP, क्योंकि नंबर ऑफ ये हो जाएगा GPDP, क्योंकि अगर हम एप्सिलन D एप्सिलन की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो ये तो G एप्सिलन ही रहेगा, तो इसलिए हमें स्टेट को भी क्या लेके चलना पड़ेगा, GPDP लेके चलना पड़ेगा, है ना। यानी हमें डी एप्सिलन की वैल्यू सब्सटीट्यूट नहीं करनी है इस केस में, इसका कोई यूज नहीं है। तो हम लोग पी स्क्वायर अपान 2m यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे तो ये जाएगा अल्फा प्लस बीटा पी स्क्वायर अपान 2m। तो यहाँ से आ गया GPDP, e टू द पावर ऊपर गया तो माइनस अल्फा माइनस बीटा पी स्क्वायर अपान 2m। ओके, तो ये आ गया GP और DP, तो जी ये NPDP की वैल्यू आ गई। ओके, तो अगर हम इसमें रखेंगे तो हमें तो GPDP पता ही नहीं है, तो इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसकी वैल्यू हम लोग निकालेंगे यूजिंग, ठीक है, इसकी वैल्यू हम लोग निकालेंगे, बेसिकली GPDP क्या है, GPDP है आपके पास नंबर ऑफ, ये नंबर ऑफ का सिंबल है, या चलो लिख देते हैं नंबर ऑफ पेज सेल्स, नंबर ऑफ फेज सेल्स per particle having energy, having क्योंकि GPDP है तो हैविंग मोमेंटम हो जाएगा ना, हैविंग मोमेंटम
P एंड P प्लस dp। तो ऐसे पार्टिकल जिनका मोमेंटम P और P प्लस dp के हैविंग मोमेंटम बिटवीन भी होगा, P और P प्लस dp के बीच में है, उन सभी पार्टिकल के लिए आइगन स्टेट क्या होगा, Gp और dp होगा। तो ये कैसे निकलता है, ये निकलता है आपका, सबसे पहले हमें करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले हमें वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ पेज सेल, ठीक है, ऐसे ही निकलता है ना। तो मान लो ये हमारे पास एक बॉक्स है, इस तरीके से इस पूरे बॉक्स का वॉल्यूम जो है वो फेज स्पेस का वॉल्यूम है, और एक सिंगल सेल का जो वॉल्यूम है वो फेज सेल का वॉल्यूम है। ये एक जो छोटा सा सेल दिख रहा है यहाँ पे, ये जो वॉल्यूम है ये फेज सेल का वॉल्यूम है। तो फेज स्पेस का वॉल्यूम कैसे निकलता है, इंटीग्रेशन से, ओके, dx dy dz dpx dpy और dpz, और जो ये फेज सेल मतलब एक सिंगल सेल का जो वॉल्यूम है वो होता है h क्यूब। ओके, तो हमारे पास आ गया GPdp इज इक्वल टू, तो ये अगर हम देखें तो इसमें एक तो पोजीशन वाले टर्म है, यानी पोजीशन वॉल्यूम है dx dy dz, तो उसको हम लिख सकते हैं कैपिटल V, और हमारे पास फिर 3 बचेगा इंटीग्रेशन जो कि मोमेंटम का होगा, dpx dpy dpz अपॉन h क्यूब, ठीक है, जहाँ पे हमने यूज कर लिया है या मान लिया है कि dx dy और dz की जो वैल्यू है वो है कैपिटल V के बराबर। तो ये आ गया GPdp इज इक्वल टू V अपॉन h क्यूब। क्वेश्चन उठता है मोमेंटम का कैसे निकालेंगे, क्योंकि GPdp है मतलब पार्टिकल का आइगन स्टेट या नंबर ऑफ फेज सेल फॉर पार्टिकल हैविंग मोमेंटम P एंड हैविंग मोमेंटम बिटवीन P एंड P प्लस dp, राइट। तो ये जो GPdp होगा इसको निकालने के लिए सिंपल हम लोग 2 स्फेयर मानेंगे, और एक स्फेयर का जो रेडियस है वो है P, दूसरे स्फेयर का रेडियस है P प्लस dp। तो P से लेकर के P प्लस dp में जो आपके पास वॉल्यूम होगा, है ना, ये वॉल्यूम जो होगा यही होगा इस इंटीग्रेशन की वैल्यू। तो कैसे निकालेंगे इस इंटीग्रेशन की वैल्यू, ये हो जाएगा आपके पास, सेकेंड, ये इस इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालने के लिए चलो हम लोग GPdp लेके चलते हैं, V अपॉन h क्यूब। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, इस स्फेयर का वॉल्यूम, ये बीच वाला जो एनुलर रीजन है इसका वॉल्यूम, है ना, यानी ऐसा स्फेयर जो कि खोखला है और जिसका इनर रेडियस P है, आउटर रेडियस P प्लस dp है। ये हो जाएगा आउटर स्फेयर के वॉल्यूम में से, स्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r की जगह हो जाएगा P प्लस dp माइनस 4/3 पाई P क्यूब, ठीक है। चलो ये आ गया V अपॉन h क्यूब, 4/3 पाई P क्यूब बाहर ले लेते हैं, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बच जाएगा P प्लस dp का क्यूब अपॉन P क्यूब माइनस 1, राइट, क्योंकि 4/3 पाई यहाँ भी है निकल गया, P क्यूब यहाँ से निकलेगा, यहाँ P क्यूब है नहीं तो यहाँ से डिवाइड हो जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास 4 पाई V P क्यूब अपॉन 3h क्यूब, और यहाँ पे आ गया क्योंकि क्यूब है तो हम इसको लिख सकते हैं P प्लस dp अपॉन P होल क्यूब माइनस 1। आ गया 4 पाई V P क्यूब अपॉन 3h क्यूब। अब ये अंदर जाएगा तो एक बार इसमें डिवाइड होगा, P से P में डिवीजन होगा तो हो जाएगा 1 प्लस, और dp में P से डिवीजन होगा तो dp अपॉन P आ जाएगा। सो दिस इज Q, 1 प्लस dp बाई P का Q माइनस 1, ठीक है, इतना आ गया। तो इस फार्मूले की हमें ज़रूरत है, इसको हम अभी यूज़ करेंगे, तब से इसको हम मिटा देते हैं, राइट, क्योंकि हमारे पास जगह की कमी है, राइट। ओके, इसको भी साफ कर देते हैं यहाँ से, और इसको भी साफ कर देते हैं। सो हमारे पास GPdp की वैल्यू इतनी आ गई। अब सिंस जो ये आपके पास वैल्यू है, ये वैल्यू सिंस dp इज वेरी वेरी लेस देन p, का मतलब dp अपॉन p इज वेरी वेरी लेस देन 1। हमें पता है कि अगर 1 प्लस एक्स टू द पावर n है, इसका एक्सपेंशन यदि x 1 से बहुत छोटा है तो हो जाता है 1 प्लस nx प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। तो ये हो जाता है आपका एक्सपेंशन, जिसको हम बाइनोमियल एक्सपेंशन कहते हैं। तो सेम चीज यहाँ पे भी है,
dp p से बहुत छोटा है तो dp अपान p, मतलब ये टर्म आपका हो गया x, और x की वैल्यू x से बहुत छोटी है, dp अपान p की वैल्यू x से बहुत छोटी है, तो ये हो गया x और n बराबर हो गया 3। जस्ट हम फर्स्ट ऑर्डर तक लेंगे, सो आ जाएगा 4 पाई पी क्यूब अपॉन 3h क्यूब, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस 3 dp/p प्लस एंड सो ऑन माइनस आपका 1 बच जाएगा, और इससे आगे का टर्म हम कंसीडर ही नहीं करेंगे। तो 1 से 1 कैंसिल हो गया और ये आ गया 4 पाई वी पी क्यूब अपॉन 3h क्यूब, और ये आ गया 3 dp अपॉन p। 3 से 3 कैंसिल, p से एक पावर कैंसिल, तो बचेगा 2 पावर यहाँ पे, सो ये आ जाएगा 4 पाई वी पी स्क्वायर dp। ये हमने निकाल लिया GPDP की वैल्यू, ठीक है। 4 पाई पी स्क्वायर कितना जाएगा, 4 पाई वी पी स्क्वायर dp। तो अब हम इसको यूज कर लेंगे अपने फार्मूले में, जो कि था हमारे पास NPDP का। तो NPDP का फार्मूला क्या था, NPDP की वैल्यू थी GPDP इंटू ई टू द पावर माइनस अल्फा माइनस बीटा पी स्क्वायर अपॉन 2m, इतनी वैल्यू थी। तो इस वैल्यू को हम लोग यूज करेंगे GPDP की जगह पे, ये वाली वैल्यू यूज कर लेंगे, तो हमारे पास आ गया NPDP, GPDP हो गया 4 पाई वी, ओके सो h क्यूब है यहाँ पे ना, इसको हमने नहीं लिखा है, h क्यूब भी होगा यहाँ पे, 4 पाई वी अपॉन h क्यूब पी स्क्वायर dp, करेक्ट। दिस इज 4 पाई वी अपॉन h क्यूब पी स्क्वायर dp e टू द पावर माइनस अल्फा माइनस बीटा पी स्क्वायर अपॉन 2m, इतनी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। 4 पाई वी पी स्क्वायर डी पी टू पावर माइनस अल्फा, यहाँ इंटू में है ये। अब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा सिंस हमारे पास है n कैपिटल है, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन गैस, वो क्या होगा, सभी मॉलिक्यूल्स जिनका मोमेंटम 0 टू इनफाइनाइट है वही होगा टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना। ये कंटेनर है, कोई रुका हुआ है, कोई चल रहा है, किसी की स्पीड कुछ है, किसी की स्पीड कुछ है, लेकिन जैसे हम 0 से इनफाइनाइट इंटीग्रेट करेंगे तो सारे मॉलिक्यूल आ जाएंगे इस जद में, राइट। तो ये हो गया हमारे पास 4 पाई वी पी स्क्वायर डी पी अपॉन एच क्यूब ई टू द पावर 1 सेकेंड, सो ये हो जाएगा माइनस अल्फा माइनस बीटा पी स्क्वायर अपॉन 2m, ओके। तो यहां से हम लोग n अगर देखें तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 पाई वी अपॉन एच क्यूब, बाहर हो जाएगा इंटीग्रेशन से, और ये हो गया 0 टू इनफाइनाइट 4 पाई वी अपॉन एच क्यूब, और यहाँ हो जाएगा पी स्क्वायर डी पी, और इसको हम लिख सकते हैं ई टू द पावर माइनस अल्फा ई टू द पावर माइनस बीटा पी स्क्वायर अपॉन 2m, ठीक है। तो ई टू द पावर अल्फा बाहर आ जाएगा, ई टू द पावर माइनस अल्फा बाहर आ गया इंटीग्रेशन से क्योंकि p है नहीं, और यहाँ आ गया पी स्क्वायर ई टू द पावर माइनस बीटा पी स्क्वायर अपॉन 2m dp, ठीक है। नीचे वाले को हम लोग यहाँ से हटा देते हैं, तो हमारे पास आ गया वैल्यू यहाँ पे इतना। अब इसका इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होती है, सो दिस इज फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट। तो एक बार चेक कर लेते हैं, 4 पाई वी अपॉन एच क्यूब, चलो रिपीट कर देते हैं इसको जैसे हमने किया है। तो सबसे पहले हमने एन एप्सिलन डी एप्सिलन लिखा है, फिर एप्सिलन आपका काइनेटिक एनर्जी होगा, पी स्क्वायर अपॉन 2m रख देंगे, फिर GPDP बताएगा हमें नंबर ऑफ फेज सेल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग मोमेंटम इन रेंज p एंड p प्लस dp, वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस यूज करेंगे, और वॉल्यूम ऑफ वन फेज सेल यूज कर लेंगे, GPDP आ जाएगा। और फिर इसको इंटीग्रेट करके हम लोग निकाल लेंगे, सो हमने यहाँ पे dx dy dz को इंटीग्रेट किया, कैपिटल V मिला, फिर dpx dpy dpz को कैलकुलेट किया, हमें मिल गया वॉल्यूम, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक बिगर स्फेयर है p प्लस dp का, और एक स्मॉलर स्फेयर है p रेडियस का, तो ये जो बीच में जो दिख रहा है यही डॉटेड डॉटेड, यही हो जाएगा नंबर ऑफ फेज सेल्स। इसको निकाल लेंगे तो GPDP हमारे पास आ गया इतना, NP की वैल्यू रख देंगे, NP की वैल्यू रख करके इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ जाएगा 4 पाई वी अपॉन एच क्यूब पी स्क्वायर डी पी टू द पावर माइनस अल्फा माइनस बीटा पी स्क्वायर अपॉन 2m, ई टू द पावर माइनस अल्फा बाहर ले लेंगे तो आ जाएगा 4 पाई वी अपॉन एच क्यूब ई टू द पावर माइनस अल्फा, और यहाँ बचा पी स्क्वायर ई टू द पावर माइनस बीटा पी स्क्वायर अपॉन 2m dp, ठीक है। यहाँ तक हम लोगों ने कर रखा था। इसका इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होती है,
तो इंटीग्रेशन हमारे पास एक स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है, कर लेते हैं इसको भी। तो स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन जो है वो बोलता है कि अगर आपके पास वैल्यू है 0 to इनफाइनाइट x टू द पावर m e टू द पावर माइनस अल्फा x टू द पावर n dx, तो इसकी वैल्यू हो जाती है 1/n गामा फंक्शन m प्लस 1/n अल्फा टू द पावर m प्लस 1/n। ठीक है, तो हमारे केस में अल्फा, ये वाला अल्फा दूसरा है, लेट्स से दिस इज अल्फा डैश, ये अल्फा डैश है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 4πv/h³ हो गया, e टू द पावर माइनस अल्फा हो गया, p²। तो m बराबर कितना है इस केस में 2 है, और अल्फा डैश कितना है, अल्फा डैश है आपका बीटा अपान मतलब x को छोड़ करके, तो यहाँ पे x क्या है, p है, बीटा अपान 2m है, और x कितना है, x है p हमारे इस एग्जाम्पल में, और n कितना है, n है 2, है ना। तो इस फार्मूले में जैसे ही रखेंगे तो आ जाएगा 1/n, तो दिस इज 1/2 गामा m प्लस 1/n, तो m प्लस 1, m कितना हो जाएगा 2, तो 2 प्लस 1/2 अल्फा बीटा अपान 2m टू द पावर 2 प्लस 1/2, राइट, m प्लस 1/n। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास 2πv/h³ e टू द पावर माइनस अल्फा, ये आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे हम तो ये आ जाएगा गामा 3/2, और गामा 3/2 की जो वैल्यू होती है, गामा 3/2 की जो वैल्यू होती है वो होती है, में से घटा दो ½ और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा बीटा टू द पावर बीटा अपान 2m टू द पावर दिस विल बी 3/2, तो 2m अपान बीटा इसको लिख सकते हैं हम लोग, है ना, क्योंकि ये इन्वर्स में है तो ऊपर जाएगा तो 2m ऊपर जाएगा 3/2, और गामा 3/2 की वैल्यू हो जाएगी ½ इतना आ जाएगा हमारे पास वैल्यू n का इंटीग्रेशन के बाद। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आई n की, इसमें से हम लोग अल्फा कैलकुलेट कर सकते हैं, बट क्वेश्चन अभी इसमें कि इसको हम करेंगे कैसे, तो अल्फा हमारा एक साइड है, उसको दूसरे साइड ले जाना पड़ेगा। सो यहाँ हमारे पास आ गया, अब इसको थोड़ा सा गामा 3/2 है, इसकी वैल्यू हो जाएगी ½ और इसको सॉल्व कर लेंगे बेसिकली, और सॉल्व करेंगे सो ये हमने रख दिया गामा 3/2 की वैल्यू ½ ये आपका ऊपर चला जाएगा 2m अपान बीटा हो जाएगा, तो यहाँ पे इसको हम सॉल्व कर लेंगे, पाई टू द पावर 3/2 हो गया, v है e टू द पावर माइनस अल्फा अपान h³ 2m अपान बीटा टू द पावर 3/2, या पाई को भी इधर ले सकते हैं इस ब्रैकेट के अंदर, तो हो जाएगा 2πm अपान बीटा, v अपान h³ बाहर हो गया, e टू द पावर माइनस अल्फा या e टू द पावर माइनस अल्फा हम लोग लिखें तो ये पूरा टर्म इधर आ जाएगा, सो NH³ अपान v, बीटा ऊपर चला जाएगा और 2πm नीचे आ जाएगा, है ना, सो आ जाएगा बीटा अपान 2πm टू द पावर 3/2। ओके, तो ये हमारे पास आ गया n की वैल्यू टू द पावर माइनस अल्फा इतना होगा। तो अगर हम इस इक्वेशन को सब्सटीट्यूट कर दें इक्वेशन 2 में, इक्वेशन 2 कौन सा है, ये वाला NP/dP, बेसिकली अगर हमें नंबर ऑफ पार्टिकल जानना है तो नंबर ऑफ पार्टिकल को अगर हम इसमें सब्सटीट्यूट कर दें, नंबर ऑफ पार्टिकल जानने के लिए कि अगर हमारे पास पार्टिकल का मोमेंटम p से p प्लस dp होगा, p से लेकर के p प्लस dp के बीच में है, तो ऐसे कितने नंबर ऑफ पार्टिकल हैं वो हमें ये वैल्यू बताएगी। तो यहाँ पे रख देंगे e टू द पावर माइनस अल्फा की वैल्यू, तो ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस अल्फा इंटू e टू द पावर माइनस बीटा p² अपान 2m। ओके, सो e टू द पावर माइनस अल्फा की वैल्यू रख देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा NP/dP इज इक्वल टू v 4πp² अपान dh³ e टू द पावर माइनस अल्फा e टू द पावर माइनस बीटा p² अपान 2m। ये है आपका इक्वेशन नंबर 2। अब इसमें इसकी वैल्यू हम रख देंगे NH³ अपान v, NH³ अपान b, बीटा अपान 2πm टू द पावर 3/2, इतना ही हम लोग निकाले हैं, हाँ इतना ही निकाले, तो इतनी वैल्यू उठा करके रख दिए यहाँ पे e टू द पावर माइनस अल्फा की, और ये आपके पास ये वैल्यू है, सॉल्व कर लेंगे h³ से h³ कैंसिल, v से v कैंसिल, सो आ जाएगा 4πn बीटा अपान 2πm टू द पावर 3/2 e टू द पावर माइनस बीटा p² अपान 2m, और ये हो गया आपके पास p² dp। तो ये हमने नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल लिया है, ऐसे पार्टिकल जिनका मोमेंटम p और p प्लस dp के बीच में है, और e अल्फा की वैल्यू निकाल लिया। तो ये बेसिकली हमने इस लेक्चर में किया कैलकुलेशन ऑफ अल्फा इन MB डिस्ट्रीब्यूशन।
नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे कैलकुलेशन ऑफ बीटा। ये जो बीटा टर्म आ रहा है इसकी वैल्यू कितनी होगी।